अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट मोशन देन कंस्ट्रेंट को हम क्लासिफाई करेंगे होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में। इसके अलावा इसको फर्दर भी हम क्लासिफाई करेंगे। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट जो है वो लिमिट करते हैं मोशन को। Constraints are the limitations on the motion of a system, और ऐसे सिस्टम की मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट जो है वो लिमिटेशंस हैं, कंडीशंस हैं मोशन पे। अब कंस्ट्रेंट लिमिट द मोशन ऑफ अ सिस्टम एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन इज रिड्यूस्ड। मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिकल उसकी मॉडलिंग करते हैं, लेट्स सपोज एक आप दो प्लेट्स के दरमियान फ्लूइड फ्लो को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस को आप अलोंग द प्लेट ले लेते हैं, वाई एक्सिस को आप नॉर्मल टू द प्लेट ले लेते हैं। अब उसमें जो वेलोसिटी आपका कंपोनेंट होता है वो सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, वो यू कंपोनेंट होगा। अब यू की डिपेंडेंसी जो है वो वाई पर होगी। इट मीन्स यहाँ पे हमें एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए और एक डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस पूरे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगी, वो एक ही होगी। बाकी कोऑर्डिनेट जो है या बाकी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो दूसरा v, और दूसरा जो है वो एक्स कंपोनेंट जो है वो कंस्ट्रेंट में चले जाएंगे। तो अब हम क्लासिफाई करते हैं कंस्ट्रेंट को। वी विल क्लासिफाइड कंस्ट्रेंट इनटू होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। अब नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो, जैसे पहले मैंने कहा कि कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट कंडीशंस है। तो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की जो कंडीशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में हम लिखते हैं कि अगर जो कंस्ट्रेंट है वो फंक्शन होंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम t के, तो देन हम ऐसे कंस्ट्रेंट को होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल है और t यहाँ पे एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, f जो है वो कोई भी जो है वो गिवन फंक्शन है। अब एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम्पल जो है, पहले एग्जाम्पल्स में ये है कि एक पार्टिकल है, और पार्टिकल जो है वो एक सर्कल जिसका रेडियस r है, उस रेडियस r के सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर जो है वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है उसके ऊपर। तो उसकी जो मोशन है उसमें इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब चूंकि ये सर्कल है तो इसके लिए कोऑर्डिनेट जो है वो सिलेंड्रिकल होंगे। ये r कोऑर्डिनेट है और ये x एक्सिस के साथ r कोऑर्डिनेट जो एंगल बनाता है वो थीटा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो r कोऑर्डिनेट है, अब चूंकि पार्टिकल ने इसके सरकमफ्रेंस पे मूव करना है, तो r कोऑर्डिनेट जो कि इसका रेडियस है सर्कल का, उसने चेंज नहीं होना। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल p की, या पार्टिकल कोई भी पार्टिकल अगर हम उसको पार्टिकल p कह रहे हैं, तो उस पार्टिकल की जो मोशन होगी वो सिर्फ थीटा डिपेंडेंट होगी। अब इसमें r जो है वो कंस्ट्रेंट में आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो सिर्फ हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको हम कह लेंगे q1 इज इक्वल टू थीटा, जो कि इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काफी है। अगर अब मैं कह लूं कि मेरे पास r वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल की एट एनी एंगुलर कोऑर्डिनेट थीटा रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जो कंस्ट्रेंट होंगे इस मोशन को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है, जिसमें अब जो है वो मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर r, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो उसके रेडियस के इक्वल है। तो इसको आप r इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसका और जो रेडियस है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे वो 0 के इक्वल आएगा।
यानी कि जब दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वलिटी हो, जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है, पार्टिकल जो है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर रोटेट कर रहा है। तो ये कंस्ट्रेंट है पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब मैं अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अब वो एग्जांपल क्या है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर देन द करेक्ट कोऑर्डिनेट दैट डिस्क्राइब इट्स मोशन आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की जरूरत है। अब अगेन इसमें जो आर कोऑर्डिनेट है वो स्फीयर का रेडियस है। अब चूंकि वो स्फीयर के ऊपर घूम रहा है, मोशन में है, तो उसमें रेडियस में तो कोई चेंजेस नहीं आनी। तो आर जो है वो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आ गया, एक कंडीशन आ गया कि आर में कोई चेंज नहीं आना। अब चेंज जो आएगी वो थीटा में आएगी और फाई में आएगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे Q1 इज इक्वल टू थीटा होगा और Q2 इज इक्वल टू फाई होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होंगे प्रॉब्लम के। अब बिकॉज द कंस्ट्रेंट इज दैट रेडियस ऑफ स्फीयर इज कांस्टेंट। अब कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है हमारे पास कि स्फीयर का जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, उसकी शेप भी वही होगी जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। अब पिछले प्रॉब्लम में चूंकि एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी, जबकि इस प्रॉब्लम में 2 कोऑर्डिनेट चाहिए स्फीयर के ऊपर जो है वो पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसके केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी। इसके बाद है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। अब ये ऐसे कंस्ट्रेंट है जिसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में डिस्क्राइब की गई है। अब जब होलोनोमिक में सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे और टाइम t था, जबकि नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में जनरलाइज वेलोसिटीज भी है। क्यों, उसमें एक जो 2 एग्जांपल हमने स्टडी की हैं, उस एग्जांपल में हमने देखा था कि पार्टिकल्स जो है एक तो सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा था और दूसरा जो है वो स्फीयर के ऊपर जो है वो मूव कर रहा था। अब उनमें जो रेडियस जो है वो उनकी कंस्ट्रेंट थी। अब वो ना तो वो अंदर की जानब गिर रहे थे ना वो बाहर की जानब गिर रहे थे, जिसकी वजह से उनमें जो कंस्ट्रेंट है, जो रेडियस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जो है वो वेलोसिटीज वाला पोर्शन वहां पे 0 था। तो इसको समझने के लिए हम यह 2 एग्जांपल्स लेंगे। पहले एग्जांपल जो हम लेते हैं वो पहले एग्जांपल यह है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब हमने क्या ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस जो है वो a है और पार्टिकल जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है। अब इस जो कंस्ट्रेंट हमें चाहिए, हमें पता है कि अब इसका रेडियस जो है वो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का वो कांस्टेंट है। अब कंस्ट्रेंट जो कि इस मोशन को डिस्क्राइब करेगा वो इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a और r ग्रेटर देन, मतलब इसको यूं भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, where r is the position vector of the particle relative to the center of the sphere. The particle will first slide down the surface and then fall off in the exterior region. अब ये जो ग्रेटर देन की सिचुएशन है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो स्फीयर के रेडियस के या तो बराबर होगी या जो है वो उससे ज्यादा होगी। तो ये सिचुएशन ये डिस्क्राइब करती है, ये बताती है कि पार्टिकल जब उसके ऊपर रहेगा स्फीयर के तो वो इक्वल वाला आ जाएगा, r इज इक्वल टू a होगा। अब वो गिरकर बाहर वाले रीजन में गिर जाएगा तो वो r ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन a वाली सिचुएशन आएगी। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद अगली एग्जांपल जो है जिसमें गैस को हमने एक कंटेनर में रखा हुआ है। अब इसमें कंटेनर के अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे। अब इफ a इज द रेडियस ऑफ द कंटेनर एंड ri इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith मॉलिक्यूल। अब वो कंस्ट्रेंट जो कि गैस के मॉलिक्यूल की ith मॉलिक्यूल की
मोशन को डिस्क्राइब करेगा स्फेरिकल कंटेनर के अंदर, उसको इक्वेशन नंबर 5 में दिया गया है। अब यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि चूंकि हमने पहले कहा है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर में मूव करेंगे, तो ये नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की एग्जांपल होगी। अब इसमें एग्जांपल नॉन होलोनोमिक क्या है कि ये है कि ये बताता है कि जो पोजीशन वेक्टर होगी आयत मॉलिक्यूल की, उसकी ये मैग्नीट्यूड है वो उसके रेडियस के या तो वो रेडियस से कम होगी या उसके इक्वल होगी। अब वो रेडियस के बराबर कब होगी, जब वो स्फेरिकल कंटेनर के वाल के करीब जो है, बहुत करीब जो है वो मॉलिक्यूल होंगे। अब मॉलिक्यूल जो है वो उससे जितने दूर होते जाएंगे तो उसके ये पोजीशन वेक्टर है वो रेडियस से कम होती जाएगी। तो उसको हमने इस कंस्ट्रेंट को हमने इक्वेशन नंबर 5 में डिफाइन किया गया है। तो इसके बाद है कुछ रिमार्क्स हैं। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में क्या होगा, ईच कोऑर्डिनेट जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली उनमें जो चेंज आएगा। जबकि नॉन होलोनोमिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं करेंगे और इनमें जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी सिस्टम को जो डिस्क्राइब करेंगे वो हमेशा जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई से क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द सिस्टम विल बी लेस देन। अब कंस्ट्रेंट को हम फर्दर जो है वो टाइम के लिहाज से दो टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। रियोनोमिक्स कंस्ट्रेंट जो है ये ऐसे कंस्ट्रेंट होंगे जिनमें टाइम जो है वो एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व होगा, और जबकि स्क्रोनोमिक्स कंस्ट्रेंट जो है वो ऐसे होंगे जिसमें टाइम जो है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा होगा, उसको स्क्रोनोमिक्स कंस्ट्रेंट कहेंगे। इसके बाद जो है वो हम कंस्ट्रेंट को फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं जिसमें कंजर्वेटिव या डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट है। अब कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम की वो कंजर्व होगी और कंस्ट्रेंट मोशन के दौरान, लेकिन कंस्ट्रेंट फोर्सेस जो है वो कोई काम नहीं करेंगी। अब डिसिपेटिव में इसके उल्ट है। डिसिपेटिव में क्या होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, जबकि कंस्ट्रेंट फोर्सेस जो है वो वर्क करेंगी। तो टाइम डिपेंडेंट और रियोनोमिक कंस्ट्रेंट आर जनरली डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट जो है। तो ये था बेटा आज का।